जीप उसी ढलान से नीचे उतर रही है, उसी संकरे रास्तों से होती हुई। जैसे जैसे जीप नीचे उतर रही है, रीमा का प्रेम का उन्माद चरम पर है। उसके गाल सुर्ख हैं। वो कई बार पूछ चुकी है, परेश कितनी देर में मेरा बैजू मुझे मिलेगा? आज मेरा बैजू मुझे मिल तो जाएगा ना? वो तड़प रही है। उसके अंदर की तड़प को परेश बिल्कुल साफ महसूस कर रहा है। अपने प्रेमी से मिलन की आस और उसकी तड़प को देखकर एक पति के दिल में जो दर्द की लहर उठ रही है, वही परेश के साथ है। वो बहुत परेशान भी है, लेकिन उसने रीमा को बहुत धैर्य के साथ संभाला हुआ है। वो उन रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं जो उनके प्रेम के गवाह थे। रीमा बताती जा रही है, ये वही पेड़ है जहां पे वो रोज बैठा करते थे। ये वही पत्थर है जहां पर बैजू बांसुरी बजाता था। और ये वही घास है जिस पर घंटों वो लोग चला करते थे। अपनी पत्नी की प्रेम कहानी सुनकर परेश के मन में एक तूफान सा उठता है, एक दर्द की लकीर जिसे परेश बहुत समझदारी से संभाल लेता है और रीमा को कस के जकड़ लेता है। रीमा परेश से लिपटी हुई है। बेचारों के अपने अपने पहिए दौड़ रहे हैं, उधर जीप के अपने पहिए दौड़ रहे हैं। गणेश ने बताया कि बस अब नदी करीब ही है। सब जीप से उतर गए। आधे जो रास्ता था वो संकरा था, वहां जीप नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उनको वहां तक पैदल ही जाना था। गणेश, रीमा और परेश, शंकर सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो जगह डरावनी हो गई है। वहां पर जानवरों ने अपना अधिकार जमा लिया है। कहीं बंदरों का झुंड है तो कहीं छोटे मोटे जीव जंतु। एक एक कदम उन्हें फूक फूक कर रखना पड़ रहा है, लेकिन रीमा के कदम स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं। वो सुध बुध खोई हुई जैसे एक एक पेड़ पौधा झाड़ी सबको निहारे जा रही है। उसकी खोजी निगाहें व्याकुल होकर इधर उधर कुछ तलाश रही हैं, कुछ निशानों को, कुछ एहसासों को, जिसको वो लगातार तलाश रही है और तड़प रही है। देखो परेश, वो चीख पड़ी, ये वही पत्थर है जिसने बैजू की जान ली थी। और अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को मारने लगी। परेश ने फुर्ती से आगे बढ़कर रीमा को पकड़ लिया। रीमा की रोते रोते हिचकियां बंध गई। गणेश असहाय सा खड़ा था। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। पिछली बार की पूरी घटना गणेश को याद आ गई। रीमा की हालत बहुत खराब थी। परेश ने उसको सीने से कस के लगा लिया था। नदी के जल में पाँव पड़ते ही रीमा सिहर उठी। बैजू, मेरे बैजू, इसी पत्थर पर तो हम बैठते थे, यहीं पर तो वो बांसुरी बजाता था। वो ये सब कह ही रही थी कि परेश की धड़कनें तेज हो गई। वो अपने अपाहिज प्रेम को बिखरते हुए देख रहा था। रीमा के मन की मिट्टी वही प्रेम की कोपले फूटने लगी जो कभी बैजू के प्रेम में लबालब होने पर फूटी होंगी। नव अंकुर जरा सी नमी को पाते ही बेपरवाह बढ़ने लगता है। रीमा अपने लिखे हुए नाम को बार बार छू रही है, जैसे वो बैजू का स्पर्श कर रही हो। नदी की नमी ने उस जटिल प्रेम वृक्ष को सींच दिया है। और परेश सोच रहा है कि कौन सा सिरा पकड़ूं कि वो फिसले ना। रीमा बच्चों की तरह चीख रही है, बैजू
जब मुझे गोद में नहीं उठा पाता था तो हम खूब हंसते थे। बैजू कहाँ हो तुम? रीमा बुरी तरह चीख रही थी। बैजू को पाने की अधीरता, अकुलाहट उसे पागल बना रही थी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, मेरा बैजू कहाँ है, मेरा बैजू कहाँ है। और सब उसे संभालने में लगे हुए थे। इस बीच रीमा कई बार बेहोश हुई, लेकिन परेश को सब्र से काम लेना था। अब ये वो समय था जो वो और इंतजार नहीं कर सकता था। आखिर कहानी को जानना बहुत जरूरी था, भेद खुलने बहुत जरूरी थे। इस बार जब रीमा बेहोश हुई, बैजू बैजू पुकारते हुए, तो परेश ने उसको होश में लाने के लिए कहा, उठो रीमा, देखो तुम्हारा बैजू आ गया, देखो कौन आया है। उसने झूठ मूठ की दिलासा बेहोश रीमा के कानों तक पहुंच गई और रीमा ने आंखें खोल दी। जैसे ही रीमा ने आंखें खोली, सूखे खड़ंक पत्तों में किसी के कदमों की आहट हुई। सबका ध्यान उधर गया तो देखा उस उजाड़ जंगल और घने जंगल के बीच से गेहुआ रंग का एक बाबा, जिसकी लंबी लंबी जटाएं थी। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से नहाया नहीं है। कपड़ों का लवादा उड़े था, पैरों में विवाइयां फटी हुई थी, बुरी तरह जख्मी थे पैर, चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आकर वहां पर खड़ा हो गया। परेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपको कुछ चाहिए क्या? उसने कहा, सब खाली हाथ आए हैं, सबको खाली हाथ जाना है, मुझे क्या चाहिए? गणेश ने कहा, ये वही बाबा है, वही बोगी बाबा है। इनको कई बार सबने गांव में देखा है। ये हमेशा जंगलों में रहते हैं। उन्होंने आकर रीमा को गौर से देखा, उसके माथे पर हाथ फेरा। परेश को उनका रीमा को इस तरह छूना अखर गया। उसने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। उस बोगी बाबा ने गौर से रीमा को देखते हुए कहा, चंदा आ गई तुम? सब हतप्रत रह गए। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, बोगी बाबा क्या आप इसको जानते हैं? ये कैसी कहानी है? कृपा करके अगर आप जरा सा भी कुछ जानते हैं तो हम लोग का भ्रम दूर करिए, इस कहानी से पर्दा उठाइए। बोगी बाबा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की, भोली भाली लड़की जिसका नाम चंदा था, उससे एक लड़का बैजू बहुत प्यार करता था। लेकिन लड़की पटवारी की लड़की थी और पटवारी उस लड़के बैजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरा, जो बैजू का चचेरा भाई सत्तू था, वो भी चंदा को चाहता था और वो नहीं चाहता था कि बैजू चंदा से मिले। वो भी इन दोनों के प्यार का दुश्मन था। दूसरा, बैजू के पास थोड़ी सी भेड़ें और कुछ जमीन थी जिसको उसका चचेरा भाई हथियाना चाहता था। इसलिए उसने कई बार षड्यंत्र रचे और पटवारी को भड़काने की कोशिश करी, लेकिन बैजू और रीमा नहीं मांगने। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर चिड़िए चहचहा रही थी, मोर नाच रहे थे, बंदर उछल कूद रहे थे। बैजू और चंदा दोनों मिलने इसी नदी पर आया करते थे। वो छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन कहते हैं
प्रेम अपनी सुगबुगाहट बहुत तेजी से छोड़ देता है। उन दोनों का मिलना उन पक्षियों, पशु पक्षियों, जानवरों, पेड़ पौधों, नदी के अलावा किसी भी इंसान को पसंद नहीं था। सभी उनके दुश्मन थे। सत्तू ने बैजू को मारने का प्लान बनाया। दोनों एक पत्थर पर बैठे हुए थे कि ऊपर पहाड़ी पर से एक पत्थर गिरता हुआ आया, जिसको चंदा ने देख लिया। उसने बैजू को कस के धक्का दे दिया। बैजू लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और रीमा, चंदा जो पिछले जन्म में चंदा थी, वो उस पत्थर से कुचलकर दब गई। वहां चारों तरफ खून ही खून फैल गया। रीमा मर चुकी थी। चारों तरफ चंदा का खून बिखरा हुआ था। जब तक बैजू दौड़ता हुआ आया, रीमा की अंतिम सांस भी नहीं बची थी। रीमा चंदा को देखकर बैजू बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो घर के बिस्तर पर पड़ा था। उसने सत्तू से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मेरी चंदा कहाँ है। सत्तू ने बताया कि खामोश रहो, तुम्हारी चंदा मर चुकी है, बाहर जाकर देखो, उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। बैजू बुरी तरह रोने लगा। वो बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन सत्तू ने उसको रोक दिया। उसने कहा, ये पागलपन नहीं करना। बनबारी के आदमी तुम्हें यहाँ पटक कर गए हैं और उन्हें पता लग गया कि तुम वहाँ गए हो, वो तुम्हें मार डालेंगे। वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जहाँ चंदा गई है वहीं चुपचाप तुम पहुँच जाओ। बैजू बहुत रोया। उसने दीवारों से सर पटके, लेकिन वो आखिरी बार चंदा को नहीं देख पाया। वो चुपचाप जंगल में निकल गया। अब उसे ना तो अपनी भेड़ों की परवाह थी, ना अपनी जमीन की। सब सत्तू ने हथिया लिया। वो तो चंदा पुकारता हुआ जंगल में निकल गया। बस यही कहानी है बैजू और चंदा की। मैं बैजू हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी चंदा का। कहते कहते उसने रीमा को कस के जकड़ लिया। वो कभी उसका माथा चूमता, कभी उसका गाल चूमता, कभी उसके बाल चूमता, कभी उसका शरीर चूमता। बुरी तरह वो बोगी बाबा जो बैजू था, बुरी तरीके से रीमा को चूमने लगा। सारे लोग हतप्रत होकर ये नज़ारा देख रहे थे। रीमा उससे बुरी तरह लिपटी हुई थी और वो दोनों लिपटे हुए थे। वहां का माहौल बहुत गमगीन था। इस प्रक्रिया के दौरान बोगी बाबा के शरीर में शिथिलता आने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर की जान निकलने लगी और देखा कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। परेश और बाकी लोग ने आगे बढ़कर देखा। वो बेहोश हो चुके थे। परेश ने उनकी नब्ज को जांचा तो पता चला खत्म हो चुके हैं। बोगी बाबा अपने प्रेम को पा चुके हैं। परेश ने सोचा, क्या इस एक पल के लिए वो इतनी कठिन तपस्या से गुजर रहे थे? इतना लंबा समय क्या उन्होंने इस पल के लिए बिताया था? और रीमा यही पल चाहती थी क्या? कितना अद्भुत प्रेम है। कौन कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता? कौन कहता है
कि प्रेम सच्चा नहीं होता। आज परेश अपनी आंखों से वो सब देख रहा था जो अविश्वसनीय था। परेश ने उनके प्रेम के निशानों को संजोने के लिए अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली। आज एक अद्भुत नज़ारा था। गणेश और शंकर ने फ़ोन कर गांव से कुछ लोगों को बुला लिया था, लेकिन परेश चाहता था कि इसी नदी के किनारे बैजू उर्फ बोगी बाबा की अंतिम संस्कार किया जाए। बहुत सम्मान के साथ बोगी बाबा की चिता को तैयार किया गया। परेश ने अपने हाथों से बोगी बाबा को मुखाग्नि दी और उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया। अब रीमा होश में आ चुकी थी। बोगी बाबा उसे अपनी यादों से मुक्त कर गए थे। इस कहानी की चर्चा चारों तरफ फैल गई, लोगों का हुजूम लग गया। सब इस प्रेम कहानी का साक्षी बनना चाहते थे। दिव्या, कुशाग्र, शुचिता और घर के सभी लोगों को इस अद्भुत सच्चाई का पता लगा। सभी को ग्लानि हुई और आश्चर्य भी। भ्रम का पर्दा हट चुका था। ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में फिट बैठती हो या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये सच है। जिसने इसको जिया है वो इसे महसूस कर सकता है। परेश ने उसकी ठंडी देह को मुखाग्नि दे चुका था। आग की लपटों में बैजू का शरीर अपने निशानों को छोड़ रहा था। रीमा और परेश एक बार फिर अपनी दुनिया में वापस लौट रहे थे। ये तय है, वो कोसानी गांव, वो नदी का किनारा हमेशा हमेशा इस पवित्र अनोखी प्रेम कहानी को याद रखेगा। नमस्ते दोस्तों, कहानी एक बूंद इश्क का आखिरी भाग आज आप लोगों तक पहुंच चुका है। ये दर्द भरी पुनर्जन्म की कहानी पर आप लोग अगर विश्वास कर पाए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सच्ची घटना है। इसमें लेश मात्र भी बनावट नहीं है। हाँ, कहानी में रोचकता लाने के लिए कुछ चीज़ें जरूर जोड़ी गई हैं, कुछ कल्पना शक्ति जोड़ी गई है, लेकिन कथा वस्तु बिल्कुल सत्य है। जिस लड़की को ये कहानी परेशान कर रही थी, आज वो लड़की मुक्त हो चुकी है। ऐसी सच्ची घटनाएं बार बार नहीं घटती। खैर, कोसानी का वो नदी, वो गांव, वो झाड़ियां आज भी इस कहानी की गवाह हैं। नमस्ते दोस्तों, हम लोग कल शाम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विराम।